तो चुनावी सफर का जो सिलसिला है वो जारी है और हम लोग इस समय गोरखपुर सीट पर हैं। गोरखपुर का जो जायजा है वो लगातार आपको दे रहे थे। इस वक्त चलते चलते इस सफर में हम लोग पहुंचे हैं भीम आर्मी से बनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के कार्यालय पर। यहाँ आए तो चुनाव का माहौल है, लोग अपने बुनियादी कामों में व्यस्त हैं और सभी लोग चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट करने के लिए लगातार बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं। सोचा कि कुछ लोगों से बात की जाए। कल मायावती जी भी यहाँ पर आई थी, बड़े पैमाने पर उनकी रैली थी, बड़े पैमाने पर उनकी भीड़ थी, बहुत बड़ी जनसभा उन्होंने संबोधित की। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, मायावती और योगी आदित्यनाथ, ये सीट अपने आप में एक बड़े वजूद की सीट है। पूरे उत्तर प्रदेश की नजर इस सीट पर कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में क्या गणित है, क्या लोगों का मानना है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी के नेताओं का मानना है, क्या और अन्य दलों का मानना है, इस पर कुछ चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ साथी बैठे हैं, जिनसे आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनसे आपका परिचय करा रहे हैं और उसके बाद शुरू होगा सवालों का सिलसिला। मान्यवर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीर सिंह गौतम है। उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का सदस्य रहा हूँ। अच्छा, ये किस समय कब रहे आप इस सदस्य? 2007, 8, 9। आप अनुसूचित जाति से 2007, 8, 9 में मंत्री की हैसियत वाले पद पे रहे। क्या कारण रहा? सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, क्या कारण रहा कि आपने बसपा को छोड़ा? बसपा की जो नीतियां थी, जो साहब कांशीराम जी थे, उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और बहन जी ने 2007 के बाद में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। जो लोग बहुजन लोगों पर जुल्म अत्याचार करते थे, उनको बहन जी ने आगे बढ़ाना काम कर दिया। उस नारे को परिवर्तित कर दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को। तो जो नीतियां थी, साहब कांशीराम जी ने 1585 के आंकड़े को जो लेके चले थे, बहन मायावती जी ने उनके विचारों को बदल दिया और आज सर्वजन की बात करते हैं। सर्वजनी लोग ही देश के अंदर बहुजनों पर जुल्म अत्याचार करते हैं। इसलिए उनकी नीतियों से खपा होकर के हमने भाई चंद्रशेखर आजाद में कुछ देखा। हमने इन्होंने साहब कांशीराम जी के जो पच्ची ने जो उनका कारवां है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और देश के अंतर्गत जहाँ भी जुल्म अत्याचार होता है, चाहे छात्रों पर हो, चाहे नौजवान साथियों पर हो, चाहे बहनों पर हो, चाहे माताओं पर हो, तो उसके संघर्ष को देख करके हमने ये सोचा कि यही व्यक्ति संघर्षशील है और मिशन को आगे ले जा सकता है। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के हमने भीम आर्मी ज्वाइन करी और फिर आजाद समाज पार्टी में हम। अच्छा, आपके जवाब में एक सवाल मेरा निकल के आया है। ये जो सर्वजन हिताय और बहुजन हिताय वाली बात है, इनमें क्या कंट्रास्ट है? सर्वजन से आपका क्या मतलब है? आपने कहा कि वो जो सर्वजन है वो बहुजनों पर कहीं ना कहीं शोषण उनका कर रहे हैं, तो सर्वजन से आप क्या परिभाषित करेंगे? मतलब है सवर्ण सवर्ण मतलब, और वो कहे कि मैं तो सर्वजन, चूंकि मैं मुख्यमंत्री रही हूँ पार्टी की, तो मैं सर्वजनों की बात करूंगी। सर्वजन का मतलब सवर्ण कैसे? मतलब थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, जो नीतियां हैं उन नीतियों पर चलना चाहिए, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, उसके लिए सब उस वक्त जो है वो सबका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है। लेकिन पार्टी की जो नीतियां हैं वो अलग हैं उससे। क्या नीतियां हैं पार्टी की? काशीराम साहब में और बसपा में मायावती जी के समय में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? क्या वो सिर्फ बहुजन की बात करते थे, दलित वर्ग की बात करते थे मान्यवर काशीराम जी, या बहन जी कभी दलितों की बात नहीं करती, वो सबकी बात करती है? ये डिफरेंस है या कोई और भी कुछ विशेष डिफरेंस? बहन जी दलितों की बात अब नहीं करती। कहीं भी जुल्म अत्याचार देश के अंतर्गत होता है, वहां पर उनके दुख सुख में अब वो कभी शामिल नहीं होती। इसलिए नीतियों में परिवर्तन आ गया है और अपने एसी के कमरे में बैठी रहती हैं और जब चुनाव का वक्त आता है तो मात्र 1-2 महीने पहले बाहर निकलती है। जहां पर कहीं जुल्म अत्याचार हो रहा है,
अधिकारी छिन्ने हैं, संविधान खतरे में है, ना कोई एजिटेशन है, ना किसान के हक में, ना युवाओं के हक में, ना बेरोजगारों के हक में। कोई उनका ऐसा एजिटेशन नहीं है पार्टी का जिससे लोग उनसे प्रभावित हों। कहने का मतलब ये है कि जो एक विशेष बात है, जो लोग उनसे टूट रहे हैं, जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, या ये कहें कि जो मिशनरी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब बहन जी वो बहन जी नहीं रही हैं जो मान्यवर काशीराम जी के समय में थी। बहुजनों की बात नहीं करती हैं, दलित वर्ग में नहीं जाती हैं, उत्पीड़न, शोषण या जो भी उनके साथ में दिक्कतें होती हैं उस विषय में कम बोलती है। और उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद अब उनके दरमियान हो गए हैं, इसलिए वो चंद्रशेखर में उनका चेहरा देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बहुजनों की बात करते हैं और वो कहीं ना कहीं मिशन की बात करते हैं। तो अब इस सीट पर योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको किन हालातों में आप उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं? पार्टी नई है, उतना धन नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, उतना जो होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए शौर्य वो नहीं है। तो फिर क्या है, क्या है आपके पास जो इतनी बड़ी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? एक हमारे पास एक चेहरा है चंद्रशेखर आजाद, जो हर किसी के लिए संघर्ष करता है, उनसे लोग प्रभावित हैं। लेकिन जो यहाँ का जो आवाम है, वो आवाम जो यहाँ योगी के गुंडे हैं, उनकी कुछ दहशत की वजह से खुल के मैदान में नहीं है। लेकिन अंदर खाने जो बटन दबेगा वो केतली का दबेगा। जो अंदर खाने एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे हमने देखा है कि वोट चंद्रशेखर के जाएगी, चाहे वो कितना ही बल्ला मचाएं, वोट चंद्रशेखर को ही पड़ेगा। यहाँ पर ये जान चुका है यहाँ का पूरा सदर विधानसभा में कि उनको ऐसा आदमी की जरूरत थी जो योगी के सामने मजबूती से चुनाव लड़ सके। जनता के सामने विकल्प नहीं था अब तक। अब उनके सामने एक विकल्प है कि चंद्रशेखर ही योगी को टक्कर दे सकता है और इसको हरा सकता है। जनता को चाहिए विकल्प। वो तो मजबूरी में डालते थे लोग, जो हिंदुत्व के नाम पे मजबूरी में डालते थे, लेकिन अब चंद्रशेखर एक चेहरा है और उनकी टक्कर पर खड़ा है और जनता एकदम प्रभावित हुई है चंद्रशेखर से। लोग जब मतदान करने के लिए जाएंगे तो केतली का बटन दबेगा। इसलिए चंद्रशेखर यहाँ बहुत भारी हैं और यहाँ जीत के जाएंगे चंद्रशेखर। तो बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहे थे हमारे बीच में मान्यवर, और उनका सीधा कहना है कि ये विकल्प के तौर पर उभरे हैं चंद्रशेखर, जो लोगों को यहाँ पर, गोरखपुर के लोगों को यहाँ पर चाहिए था। उनका कहना है कि लोग बोलने से कतरा रहे हैं, सामने आने से, बात करने से डर रहे हैं, और पर वो चाहते हैं कि इस सीट पर परिवर्तन हो।